गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्विस संविधान के विशेषताओं के बारे में जानेंगे। स्विस संविधान का मतलब है स्विट्ज़रलैंड का संविधान। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है और उसका संविधान निश्चित रूप से बहुत अधिक मौलिक तथा विलक्षण है। संविधान की इन विशेषताओं ने भी इस छोटे से देश की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। अब इनकी हम कुछ विशेषताओं को जानेंगे। सबसे पहली विशेषता इसकी है निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान। इसके लिए ये कहा गया है कि स्विट्जरलैंड का संविधान भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधानों की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। इस संविधान का प्रारूप 1848 में 14 सदस्यों के एक आयोग द्वारा तैयार किया गया था और इस प्रारूप में 1874 में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान में 195 धाराएं तथा 4 अध्याय हैं। इन्हें फिर से इस संविधान को फिर से 1998 में निर्मित और 99 में लागू कर दिया गया। इसके अतिरिक्त हम इसके संविधान की व्यापकता को इस प्रकार भी देख सकते हैं कि 1848 में निर्मित तथा 1874 में पूर्ण संशोधित संविधान में 123 धाराएं थी तथा 3 अध्याय थे। स्विस संविधान के इस अपेक्षाकृत बड़े आकार के 2 कारण हैं। पहला कारण है इनमें अनेक ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जिनका वास्तव में कोई भी संवैधानिक महत्व नहीं है, जैसे मछली मारने, शिकार खेलने, जुआ खेलने आदि के लिए। और सेकंड विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं इसका बड़ा आकार इसलिए है क्योंकि इनमें संघीय सरकार के अधिकारों तथा संघीय व कैंटनों की सरकारों के बीच विधायी तथा प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र के विभाजन का निर्णय अत्यधिक विस्तार से बताया गया है और यह सोचकर अपनाया गया है कि संवैधानिक विवाद से मुक्त रहे तथा न्यायपालिका संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह शक्तिशाली न हो जाए। ये इसकी पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता के रूप में हम जानेंगे कि इसका संविधान एक कठोर संविधान है। कठोर संविधान कैसे है, जिसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कठोर संविधान के अंतर्गत स्विस संविधान एक कठोर संविधान है क्योंकि इसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना भी आवश्यक था। और हम ये देखते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत की व्यवस्था से यहाँ जटिल है, परंतु अमेरिका की तुलना में निश्चित रूप से कम कठोर है। स्विस व्यक्ति अपने व्यवहार में पर्याप्त लचीले तो हैं, परंतु वे आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन करने में संकोच भी नहीं करते हैं। तीसरी विशेषता यह बताती है प्राचीन गणराज्य, ओल्डेस्ट रिपब्लिक। स्विट्जरलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है और रिपार्ट ने भी कहा है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। अगर हम देखते हैं तो 1870 तथा में सान मेरिनो तथा हंसा टाउन जैसे 2 कम महत्वपूर्ण राज्यों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड ही यूरोप का एकमात्र ऐसा गणराज्य था। यूरोप, एशिया स्वेच्छाचारी थे, निरंकुश राजाओं का शासन था। स्विट्जरलैंड में समस्त कैंटनों में लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। जनता को पर्याप्त अधिकार उस समय प्राप्त थे जिसके आधार पर वह शासन तथा शासनाधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण भी रखती थी और यहाँ पर कभी भी राजतंत्र नहीं रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि काफ़ी पुराना गणतंत्र इनका रहा है। चौथे पॉइंट के रूप में, चौथी विशेषता के रूप में हम देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा उसके साधन, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस तथा 4 अर्ध कैंटनों ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर ओपेंजेल तथा आउटर ओपेंजेल में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है तथा इन कैंटनों में मतदाताओं की सभाओं लैंड्सजीमाइन द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। दूसरे इसके साधन के रूप में संघीय स्तर तथा कैंटनों के स्तर पर लोक निर्णय तथा आरंभक की प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक पद्धतियों को सफलता के साथ अपनाया गया है और 1970 तक स्विस लोकतंत्र की एक विलक्षण बात यह थी कि महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया, लेकिन 8 फरवरी 1971 से महिलाओं को मताधिकार भी दे दिया गया है। सभी लक्षण ये दिखाते हैं कि यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया गया है। जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाएगा और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण स्विट्जरलैंड है। इसके अतिरिक्त ब्राइस कहते हैं कि वर्तमान
लोकतंत्री राज्यों में जो वास्तविक लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्जरलैंड का दावा सबसे बड़ा है। यह सबसे पुराना लोकतंत्र है क्योंकि इनमें वे समुदाय हैं जिनमें लोकप्रिय शासन उस समय से चला आ रहा था जब संसार के किसी भी अन्य भाग में लोकतंत्र का नाम तक नहीं था। इसने लोकतंत्री सिद्धांतों का विकास किया है तथा यूरोप के किसी अन्य राज्य की अपेक्षा इन्हें अधिक दृढ़ता से इन्होंने लागू भी किया है। और जुड़चर भी कहते हैं इसी के अनुसार कि पिछले वर्षों से स्विट्जरलैंड तथा लोकतंत्र प्राय समान अर्थों वाले बन गए हैं। फिफ्थ पॉइंट के रूप में हम देखते हैं इनकी विशेषताओं को देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पाई जाती है। संघात्मक शासन व्यवस्था फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है, संविधान में इसे राजमंडल कहा गया है। वास्तव में राजमंडल ना होकर के संघ राज्य फेडरेशन ही यह कहलाता है। कैसे कहलाता है? जैसे संघीय शासन व्यवस्था के लक्षणों के अंतर्गत हम देखते हैं कि लिखित कठोर संविधान तथा संविधान द्वारा केंद्र तथा इकाइयों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायपालिका, राज्यों की नागरिकता तथा संघीय व्यवस्थापिका की द्वितीय सदन में सभी इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। इसमें कुल मिलाकर 20 पूर्ण कैंटन हैं और 6 अर्ध कैंटन हैं। 23 कैंटन या राज्य इनको कहा जा सकता है। पूर्ण कैंटन तथा अर्ध कैंटन में 2 प्रकार के भेद हम लोग देखते हैं। जैसा पहला भेद था, प्रत्येक पूर्ण कैंटन को संघीय संसद के द्वितीय सदन में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था, जबकि अर्ध कैंटन केवल एक ही प्रतिनिधि भेज सकता था। और दूसरे भेद के रूप में हम देखते हैं कि संवैधानिक संशोधन के समय पूर्ण कैंटन का मत 1 तथा अर्ध कैंटन का मत आधा गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि संविधान द्वारा केंद्र तथा कैंटनों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन अमेरिकी पद्धति के आधार पर किया जाता है। संविधान के में परिसंघ की शक्तियों का वर्णन कर दिया गया है और शेष शक्तियाँ कैंटनों की सरकारों को दे दी गई हैं। इसके अलावा कैंटनों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार है, परंतु उनका संविधान स्विस संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए। संघीय न्यायपालिका के संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। छठे विशेषता के रूप में हम देखते हैं इनका उदारवादी दर्शन पर संविधान आधारित है। कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन लिबरल फिलॉसफी। कैसे आधारित है ये भी हम देखते हैं। उदारवादी दर्शन क्या होता है? इंग्लैंड, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में संविधान उदारवादी है, व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है। पूर्व सोवियत संघ या चीन में संविधान समाजवादी दर्शन पर आधारित है। इसमें हम देखते हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों को अधिकतम सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, ये इनके दर्शन का मानना है, और राज्य का कम से कम हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में हो। परंतु राज्य से ये कहा गया है कि वो लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ आगे बढ़े और आर्थिक क्षेत्र में यहाँ पर नागरिकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने की बात को कहा गया है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं इनकी 7वीं विशेषता, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय। हम एक तरीके से इनका मिक्सअप देखते हैं कि यहाँ न पूर्ण तरीके से संसदीय व्यवस्था पाई जाती है, न अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है। कैसे? जैसे यहाँ व्यवस्थापिका संघीय संसद तथा कार्यपालिका संघीय सरकार परस्पर संबंधित तो होते हैं, लेकिन इंग्लैंड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती हैं। इसी तरीके से हमारे वहाँ है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, परंतु ये स्विट्जरलैंड में नहीं देखा जाता है इस व्यवस्था को। इसके अतिरिक्त इनमें अमेरिकी संविधान के समान शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है, अर्थात अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को भी पूरी तरीके से नहीं अपनाया गया है। इसलिए हम कहते हैं कि इनमें दोनों व्यवस्थाओं का समन्वय देखने को मिलता है। इनकी 8वीं विशेषता की तरफ हम आते हैं तो हम देखते हैं कि बहुल कार्यपालिका, जिसे प्लूरल एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, इस व्यवस्था को इन्होंने अपनाया है। बहुल कार्यपालिका होती क्या है, इसे देखने के लिए हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार को प्रदान की गई है। मतलब यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति का एक हेड नहीं बनाया गया है। संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों की शक्तियाँ बिल्कुल समान होती हैं। इनका एकमात्र उदाहरण सोवियत संघ की प्रेसिडियम पहले थी। फिर इसके अलावा हम इनकी 9th विशेषता को देखते हैं, जिसमें औपचारिक अधिकार पत्र तथा अत्यधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों की व्यवस्था की बात की गई है। मतलब फॉर्मल बिल ऑफ राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म। इसमें हम देखते हैं कि इसमें अधिकारों की बात की गई है, मूल अधिकारों की व्यवस्था की काफ़ी व्यापक रूप से इन सब अधिकारों को नागरिकों को दिया गया है, और इसी तरीके से इस वजह से इस शासन व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था माना जाता है।
कैसे? स्विट्जरलैंड के नागरिकों को पूर्व के संविधान 1848 के संविधान से भी मूल अधिकार प्राप्त थे, किंतु 1848 के संविधान में औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था। लेकिन अप्रैल 1999 से लागू वर्तमान संविधान में न केवल एक अधिकार पत्र टाइटल 2 और चैप्टर 1 है, वरन इस अधिकार पत्र में पहले की तुलना में तथा विश्व के अन्य किसी संविधान की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि अनुच्छेद 7 में मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा तथा रक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 35 और 36 में कहते हैं मूल अधिकारों की वास्तविक रूप में प्राप्ति के लिए कुछ इन्होंने व्यवस्थाएं की हैं, और अनुच्छेद 36 में कहते हैं मूल अधिकारों की कुछ सीमाएं इन्होंने निर्धारित की हैं। इसके साथ ही हम इसके 10वें पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10वां पॉइंट हम देखते हैं जो इसकी विशेषता को निरूपित करता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है, सेकुलर स्टेट की बात करता है। धर्मनिरपेक्ष का यह स्वरूप पूर्णतया स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है, और अनुच्छेद 15 में इन्होंने इनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अनुच्छेद 15 में धर्म दर्शन की स्वतंत्रता की बात की गई है, जो 4 धाराओं में इन्होंने निर्धारित किया है। जैसे अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत सभी नागरिकों को धर्म तथा दर्शन की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को अपने धर्म तथा दार्शनिक विश्वासों के चयन तथा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ उनके पालन की स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए। अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्रदान करने तथा धार्मिक उपदेशों, आचार व्यवहार के पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 15(4) में ये किसी भी व्यक्ति को धर्म विशेष को स्वीकार करने, सदस्यता प्राप्त करने, धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने या धार्मिक उपदेशों का पालन करने के लिए दबाव नहीं डालता है। जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा भारत है, देश भारत है, उसी तरीके से धर्मनिरपेक्ष राज्य की भूमिका में स्विट्जरलैंड भूमिका को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही हम 11 पॉइंट को देखते हैं। इनकी 11वीं विशेषता को संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव, एब्सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन फेडरल स्फीयर। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्याय पुनर्विलोकन होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कहा गया है स्विट्जरलैंड में कि संघीय न्यायपालिका को भी संविधान की व्याख्या करने तथा रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। परंतु हम देखते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन चीज़ है क्या। संघीय न्यायपालिका संघीय तथा इकाइयों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्मित कानून की संवैधानिकता की जांच करे तथा यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझती है तो उसे अवैध घोषित कर दे। परंतु स्विस संविधान में संघीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार आंशिक रूप में ही दिया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे 1998 में निर्मित संविधान के अंतर्गत संघीय सर्वोच्च न्यायालय फेडरल सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया गया, कैंटोनों के कानूनों तथा प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन संघीय कानूनों तथा प्रशासनिक आदेशों के संबंध में उसे ऐसा कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त है। नवीन संविधान के अनुच्छेद 189 की धारा 4 में भी ये कहा जाता है कि संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों तथा संघीय शासन के आदेशों को स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कानूनों के आधार पर अपवादों की व्यवस्था अवश्य की जा सकती है। अतः यहाँ संविधान की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया है। यहाँ पर यह कार्य स्वयं जनता द्वारा किया जाता है तथा स्वयं जनता लोक निर्णय के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। इसके साथ हम 12वें पॉइंट की तरफ आते हैं। 12वीं विशेषता स्विट्जरलैंड की बताती है बहुभाषी राज्य, मल्टी लैंग्वेज स्टेट। इसे बहुभाषी राज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि सामान्यतः विविध भाषाओं वाले देश में भी किसी एक भाषा को ही राजभाषा का स्तर प्रदान किया जाता है। अतः इसके पीछे यह भावना छुपी होती है कि किसी एक ही भाषा को राजकाज की भी भाषा के रूप में अपनाकर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को अधिक अच्छे रूप में प्राप्त किया जा सकेगा। लेकिन स्विट्जरलैंड में भाषाई विविधता की समस्या को इन्होंने दूसरी तरीके से हल किया है। कैसे हल किया है? जैसे कि इन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड में 74% लोग जर्मन हैं, 20% लोग फ्रेंच हैं, 5% इटालियन है और 1% रोमांच भाषी हैं। यहाँ समस्त कार्य प्रारंभ से ही जर्मन, फ्रेंच, इटालियन 3 भाषाओं में तो होता ही था, परंतु 1928 के संविधान के संशोधन में रोमांच भाषा को भी इन्होंने राजभाषा को मान लिया। 1998 में निर्मित संविधान में स्विट्जरलैंड ने पहले से चली आ रही व्यवस्था को
बनाए रखा। अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं तो बहुभाषी राज्य के रूप में स्विट्ज़रलैंड एक अपनी प्रमुख विशेषता को निरूपित करता है कि इसने जितने भी लोग भाषी क्षेत्र थे उनको राजकाज की भाषा को राज्य काज की भाषा बनाया और ये काफ़ी व्यवहारिक भी है। आखिरी पॉइंट के रूप में हम देखते हैं प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका, जुडिशरी बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड की विधि के शासन की व्यवस्था को नहीं वरन यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों की प्रशासकीय कानून की व्यवस्था को अपनाया है, जिसके अंतर्गत जनसाधारण तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालय होते हैं। यहाँ पर जनता के लिए न्यायालयों की अलग व्यवस्था की गई है और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अलग न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से न्यायिक कार्य तेज़ी से निपटे, जिसकी वजह से न्यायिक कार्यों में तेज़ी होने की वजह से लोगों को न्याय आसानी से मिल सके। अतः हम इन पॉइंट्स के ज़रिए 13 पॉइंट्स के ज़रिए हम जान जाते हैं कि स्विस संविधान स्विट्ज़रलैंड के संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं और स्विट्ज़रलैंड का संविधान अन्य देशों के संविधानों से क्यों अलग है। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कहते हैं, इसे प्रत्यक्ष इसके संविधान को प्रत्यक्ष गणतंत्र की बात कही जाती है। इसका संविधान बिल्कुल डिफरेंट स्थिति में है। कुछ संविधान में कुछ चीज़ों को जो अपनाया गया है वो ब्रिटेन और अमेरिका से ली गई हैं, अतः इनका संविधान लोकतंत्र के दृष्टिकोण से अद्भुत है।